स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 12th में टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल, जो कि आपने पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक हमारा हो चुका था। तो आज हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे। हम लोग आज प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है ना। मतलब कि उनके सेकेंडरी वेवलेट्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैसे किसी वेव के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉ, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज म्यू, इसे हम लोग यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है, नोट्स के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसे प्रॉपरली आपको कॉपी करना है, प्रैक्टिस करना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, यहाँ पर हेडिंग है वेव ऑप्टिक्स हाइगेंस प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे कर देते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ना हम लोग को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें पढ़ना है यहाँ पर क्या हम लोग को कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू। आई यहाँ पर क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर यहाँ पर क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, V1 क्या होता है पहले मीडियम में वेव या लाइट की वेलोसिटी, V2 यहाँ पर क्या है दूसरे मीडियम में वेव या लाइट की वेलोसिटी। और इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू कहते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में इसे स्मॉल n से भी डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अब ये पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स में। देखिए बेसिक पॉइंट्स में ध्यान देते हैं पहले हम लोग यहाँ पर। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जैसे मान लिया सपोज हमारे पास यहाँ पर मान लिया डेंसर मीडियम है। चलिए यहाँ पर मान लिया हमने यहाँ पर रेयर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर क्या है हल्का है, मतलब यहाँ पर रेयर का मतलब क्या होता है बहुत ही हल्का, एयर जैसे। यहाँ पर एयर मान लिया हल्का मीडियम है। और यहाँ पर मान लिया डेंसर, डेंसर का मतलब लेट कर लिया हमने यहाँ पर वाटर है। वाटर जो होता है वो बहुत ही डेंस होता है एयर के कंपेयर में, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। और लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पर लाइट आएगी तो नॉर्मल की ओर थोड़ा सा बैंड होगी, है ना, क्योंकि हल्के से बाहर में जाती है तो लाइट नॉर्मल की ओर बैंड होती है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं स्मॉल आई। इसका यहाँ पर नाम क्या है इंसिडेंट, ठीक है ना, ये इंसिडेंट है, ठीक है ना। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पर आई और नीचे यहाँ पर हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी यहाँ पर बात क्या है कि अगर वेव या लाइट एयर में यहाँ पर चल के आ रहा है और एयर से चलने के बाद वो वाटर में जा रहा है, तो एयर में वेलोसिटी मान लिया हमने कितनी है V1 है, और वाटर में मान लिया हमने V2 है। तो V1 और V2 में हमेशा V1 की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू V2। क्यों? क्योंकि V1 कहाँ पर है हल्के मीडियम में है, रेयर मीडियम में है, यानी कि एयर में है। और एयर में वेलोसिटी बहुत आसानी से ट्रेवल करेगा, कोई भी अगर लाइट या वेव बहुत आसानी से ट्रेवल करेगा। इसका मतलब सेम टाइम अगर दोनों में दें, मतलब यहाँ भी दें स्मॉल टी हम लोग और यहाँ भी दे दें स्मॉल टी, दोनों ही मीडियम में सेम टाइम की बात करें तो जैसे मान लिया हमने टाइम का मतलब 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के अंदर दोनों की कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कंपेयर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि वेलोसिटी जहाँ पर तेज़ होगी, कॉमन सी बात है, आप डिस्टेंस कहाँ पर ट्रेवल करेंगे ज़्यादा, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि V1t अगर हम बात करें तो V1t मतलब क्या होता है डिस्टेंस। कैसे? वेलोसिटी इनटू टाइम को बोला जाता है डिस्टेंस। तो V1t की वैल्यू V2t से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम में और ये डेंसर मीडियम में। इतना आपको खाली ध्यान रखना है। बाकी आते हैं हम लोग अपने हाइगेंस प्रिंसिपल पे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करते हैं। मान लिया सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, एक मान लिया हमारे पास सरफेस है, इसका नाम डाल दिया जेड और जेड डैश यहाँ पर सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस पे हमने ड्रॉ कर दिया एक नॉर्म। चलिए इस सरफेस पे इसका नाम डाल दे रहे हैं, इसका नाम है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका नाम है रिफ्रैक्टिंग सरफेस।
यानी कि इस सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट पार्ट। ठीक है ना, ये हमारा वेव फ्रंट है ऐसे करके, ये हमारा वेव का पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके। तो बेटा इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा, इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट का यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। मान लिया ये पार्ट ए और ये पार्ट मान लिया हमने बी है। तो जैसे हमने इसको लेटरल फॉर्म में इंसिडेंट किया तो यहाँ पर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं नॉर्मल। ये मान लिया नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या है इसका नॉर्मल, मान लिया एन। ठीक है, ये नॉर्मल है हमारे पास। तो अगर ऐसे करके वेव यहाँ पे आ रहा है तो जैसे ही वेव यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, ये इस वाले वेव का, इस वाले कंपोनेंट का, इस वाले कंपोनेंट का स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहाँ पर लाइट आगे जा सकती है। मान लिया ऊपर मीडियम हमारे पास एयर है, यहाँ पर मान लिया एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम, नीचे मान लिया हमने वाटर है, और वाटर का मतलब हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जैसे ही ये कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है बी पर, ये कंपोनेंट जैसे ही इस बी पॉइंट पर इंसिडेंट होगा तुरंत इसका स्टार्ट हो जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एट दिस टाइम, उसी समय बात करें अगर इस वाले कंपोनेंट के, ऊपर वाले कंपोनेंट की, यानी कि इस वाले यहाँ पार्ट की, तो जो यहाँ से जो आगे ट्रेवल करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स, या फिर सिंपल सी भाषा में यहाँ से जब ट्रेवल करेगा ये वेव आगे ट्रेवल करेगा, तो ये वेव आगे बढ़ेगा ना, ऐसे करके ध्यान दीजिएगा, ये वेव तो आगे बढ़ेगा ऐसे। डायग्राम थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे इसको बाद में। ठीक है ना, तो ये देखिए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये जब ये आगे बढ़ेगा, मान लीजिए ए से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, इसका नाम डाल दिया हमने बी डैश। तो ए से जब ये बी डैश तक पहुँचेगा, ध्यान से समझना आपको यही बात यहाँ पर, जब ए से कंपोनेंट स्टार्ट होके ट्रेवल करते करते बी डैश तक पहुँचेगा, तब तक जो बी पर है वो उसका क्या होगा, वो अपने आप में स्टार्ट कर चुका होगा रिफ्रैक्शन, यानी उसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका होगा, वो इस मीडियम में एंटर कर चुका होगा, और जब वो इस मीडियम में एंटर करेगा तो वहाँ पर लाइट क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है ना, तो मान लिया हमने इसका हो गया रिफ्रैक्शन ऐसे करके, ये देखिए जी, ये ऐसे मुड़ चुका है। ठीक है ना, और इसको हमने मान लिया ये एंगल हमारा आई है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर, और ऐसे करके अब मान लिया हमने कि ए से बी डैश तक आने में जो टाइम लगा है वो टाइम टी है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस, और लेट कर लिया हमने, लेट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी डैश, सरफेस को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सरफेस को और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ऐसे करके यहाँ पर ए टू बी डैश, बी स्मॉल टी, मान लिया ए से बी डैश तक आने में टाइम टी लगा है, तो फिर देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी डैश इज गिवन बाई इज इक्वल टू, तो ए से बी डैश तक की जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ एयर मीडियम। तो अगर मान लीजिए ए से बी डैश की जो वेलोसिटी है वो मान लिया कितनी, हमने v1 मान लिया, वाटर में कितनी मान लिया वेलोसिटी हमने, v2 मान लिया। तो अगर यहाँ पर जेड डैश सरफेस के ऊपर की बात करें तो वेलोसिटी v1 है, और ए से बी डैश तक का जो टाइम है आने का वो स्मॉल टी है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कितना होगा, ए से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा v1t इज इक्वल टू v1t। क्यों, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम से हमारा डिस्टेंस निकाला है v1t, बता चुके थे आपको। ठीक है, बेसिक पॉइंट में। तो ए से बी डैश की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पर, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आ गई हमारी ए बी डैश की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि बी को भी अगर हम उतना ही टाइम दें, मतलब बी को भी अगर हम टी टाइम दें, टी टाइम में ए यहाँ तक पहुँचा, अब पता करेंगे हम लोग कि इसी टी टाइम में बी वाला कहाँ तक पहुँचेगा। तो बी वाला कहाँ तक पहुँचेगा, इसका आंसर कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ये पता है कि रेयर मीडियम में, यानी कि एयर में, रेयर मीडियम में, हल्के मीडियम में अगर ये ए से बी डैश तक पहुँच रहा है तो कॉमन सी बात है ये डेंसर मीडियम है, डी फॉर डेंसर मीडियम है, वाटर मान लिया। तो डेंसर मीडियम में ये उतने ही समय में जहाँ भी जाएगा, लेकिन
ए से बी डैश डिस्टेंस से कुछ ना कुछ कम ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत डेंस है। टाइम सेम अगर देंगे, हम दोनों को टाइम सेम देंगे, तो ये अगर मान लीजिए ये ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर, एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये ट्रेवल करेगा 9 किलोमीटर, ये ट्रेवल करेगा 8 किलोमीटर, 10 से कुछ ना कुछ कम करेगा, मतलब ये भी आगे बढ़ेगा, पर जितना ये बड़ा है उतना दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, v2 की वैल्यू छोटी है, तो ये मान लीजिए कहीं पर जाएगा पर इससे कम जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें कंपास लेंगे, उसमें ए और बी डैश को मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे और उसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, और जितना भी ए बी डैश है इसकी वैल्यू को कंपास से मेजर करने के बाद आपको थोड़ा सा कम कर देना है, छोटा कर देना है आपको, और फिर इससे कम लेंथ की यहाँ पर एक आर्क लगानी है। मतलब हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, हमने यहाँ पर कोई एक आर्क लगा दिया ऐसे करके यहाँ से, और उस आर्क पे हम लोग ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट यहाँ से बी से, मान लिया हमने ऐसे करके, ऐसे इस आर्क को हम आपको दिखा दे रहे हैं, इस आर्क को ऐसे करके, ये देखिए हमने यहाँ से आर्क लगाया। अब देखिए आप देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट को अगर मान लें ए डैश, तो बी ए डैश वैल्यू जो है ना, बी ए डैश, ये डिस्टेंस छोटी है इससे कंपेयर में, ये डिस्टेंस बड़ी है, ये डिस्टेंस छोटी है, ठीक है ना। बी से ए डैश की बात करें तो बी से ए डैश का टाइम भी कितना है, यहाँ भी टाइम हमारा टी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी टाइम टी लगा हुआ है, तभी ये बड़ी है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस छोटी है, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, और बी ए डैश की वैल्यू अगर निकाले यहाँ पर, हियर बी ए डैश यानी डिस्टेंस निकाले अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, v2 है, तो वेलोसिटी v2 और टाइम क्या है, t है, सेम टाइम ये दिया गया यहाँ पर, तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। तो ये बी ए डैश की वैल्यू आ गई और ये ए बी डैश की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को बाद में दिखा देंगे हम। अब क्या होगा, जब ए से वेव पहुंच चुका होगा बी डैश तक, अब यहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक नॉर्मल, ऐसे करके, ये नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, इसको मान लिया मैंने, इसको मान लिया हमने n2 मतलब सेकंड नॉर्मल, और n1 का मतलब पहला नॉर्मल, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा फिर से इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को मान लिया हमने अगर बी डैश, तो जैसे यहाँ तक पहुँचेगा तो बी डैश से फिर से लाइट का यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट फिर से यहाँ तक पहुँच गई है, अब सरफेस के आगे जाना है लाइट को, तो ये आपको बेंड करना है, क्योंकि एयर से वाटर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल का थोड़ा सा बेंड होगा, तो इसको ऐसा बेंड करना है कि ये इस वाले कंपोनेंट के पैरेलल आपको दिखाई पड़े, इस वाले लाइट रे के पैरेलल आपको दिखाना है। तो मान लिया मैंने ऐसे करके, ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये पूरा आपस में पैरेलल है, ये और ये, ठीक है ना। तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, मान लिया इसको मैंने x मान लिया, इसको मान लीजिए y, ठीक है। अब यहाँ पर I दिखाया था, वैसे यहाँ पर क्या होगा, ये R हो जाएगा। एक में भी आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, ये भी R होगा और ये भी R होगा, बट हम एक तरफ आपको I दिखा रहे हैं और आपको यहाँ पर एक तरफ हम R दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाय ज्योमेट्री की हेल्प से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रूफ भी किया था, प्रूफ करके दिखाया था आपको, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा। बीच वाले एंगल को x मान लेंगे तो ये 90 और ये भी 90 कैंसिल आउट, तो दोनों I हो जाएंगे। ये अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, रिफ्लेक्शन के लॉ में, हाइगेंस के रिफ्लेक्शन के लॉ में बताया गया है कि ये एंगल I कैसे आया है, वैसे ही ये एंगल R है, तो बीच वाला एंगल छोड़ देंगे, ये बताया था ट्रिक आपको, ये ट्रिक बताई गई थी आपको, तो ये एंगल भी कितना होगा, R होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी ये एंगल I है, बीच वाले एंगल को छोड़ देंगे, उसके बाद जो एंगल पड़ेगा वो भी एंगल I होगा। ये मैथ की प्रॉपर्टी है, आपको मैंने प्रूफ करके दिखाया था, देखना है तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये एंगल पूरा हमारा R बन गया, ठीक है। अभी तुम्हारा डायग्राम बन चुका है। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा इंडिकेट करते हैं वैल्यूज को हम लोग। तो ए से बी डैश की वैल्यू कितनी है, v1t है, यहाँ दिखा देंगे ऐसे करके, ये डिस्टेंस हमारी है v1t, ये वैल्यू है ए से बी डैश की, और बी से ए डैश की वैल्यू कितनी है, v2t। तो यहाँ पर दिखा देंगे डिस्टेंस को ऐसे करके हम लोग, यहाँ पर ये है हमारी v2t, ठीक है। चलिए, डायग्राम बन चुका है हमारा। ये एंगल 90 होता है ना, ये तो ये भी एंगल 90 होगा, वैसे यहाँ पर टेंजेंट है तो ये भी एंगल 90 होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब देखिए ध्यान से जरा इमेजिन करिए, आप इमेजिन करिए जरा, तो आपको दिखाई पड़ेगा, देखिए एक ये पार्ट जहाँ पे आपको इशारा कर रहा हूँ हाथ से, ये पूरा पार्ट ये दिख रहा है आपको ना, यहाँ 1 2 3 ऐसे आपको दिख रहा है, एक शेप दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। बिल्कुल सेम आपको इस तरह भी दिख रहा है, देखिए 1 2 3, मैंने कि ये हमारा इंसिडेंट है, ये हमने फॉल किया और ये बाहर निकला,
तो इसका इस पूरे का 1 2 3 यानी कि वाई बी डैश ए डैश एक्स, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ये भी हमारा वेव फ्रंट है, बट ये वेव फ्रंट बाहर जा रहा है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या होगा, इसका नाम होगा यहाँ पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसका नाम था इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसका नाम है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, डायग्राम बन चुका है। अब देखिए इसे हम प्रूफ करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल देखिए, ध्यान से दिख रहा होगा ट्रायंगल बी ए बी डैश, जैसे बोलेंगे इन ट्रायंगल बी, ठीक है, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश। इस ट्रायंगल में, अच्छा ये ट्रायंगल 90 का ट्रायंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर लगा देंगे साइन आई। ये लगा दिया मैंने यहाँ पर साइन आई। साइन आई में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके अकॉर्डिंग आई के सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल के सामने वाले साइड होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आई है, तो आई के सामने साइड है ए बी डैश, तो यहाँ पर आ गया ए बी डैश अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो 90 डिग्री यहाँ पर है और सामने यहाँ पर है साइड बी बी डैश, तो यहाँ पर आ गया बी बी डैश। अगले स्टेप में उतार दिया हमने यहाँ पर साइन आई इज इक्वल टू ए बी डैश, तो ए से लेकर बी डैश की वैल्यू है V1t, यहाँ लगा दिया हमने V1t अपॉन बी बी डैश की वैल्यू नहीं पता है, इसे ऐसे लिख दिया हमने बी बी डैश, इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। नाउ इन ट्रायंगल, अब एक और ट्रायंगल ध्यान देना आपको, एक और ट्रायंगल यहाँ पर ध्यान देना आपको। उस ट्रायंगल का नाम डाल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर बी ए डैश बी डैश, इन ट्रायंगल बी ए डैश बी डैश। अब बी ए डैश बी डैश में भी एक एंगल 90 का है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये एंगल भी 90 डिग्री का है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का था, तो 90 डिग्री का होगा तो ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पर हम लगाएंगे आर, तो यहाँ पर लगाया हमने साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर लगाया तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल ये सामने आएंगे तो ये दिखाई पड़ेगा आपको साइड बी ए डैश, यहाँ पर आ गया हमारे पास बी ए डैश अपॉन एच फॉर हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाले साइड, यानी कि बी बी डैश, ये दोनों में कॉमन है, बी बी डैश दोनों के लिए हाइपोटेनस है, बी और बी डैश। अगले स्टेप में यहाँ लगा देंगे साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश, तो बी से लेकर ए डैश की वैल्यू पता हम लोग को यहाँ पर कितनी है V2t, यहाँ लगा दिया हमने V2t अपॉन बी बी डैश, बी बी डैश की वैल्यू नहीं पता है, ऐसे कॉपी कर देंगे बी बी डैश, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद से हम डिवाइड कर रहे हैं यार, तो लिख देंगे यहाँ पर नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड या फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है ना। डिवाइड कैसे करते हैं, LHS को LHS से और RHS को RHS से, तो यहाँ पर LHS में क्या लिखा है हमारा साइन है, यहाँ क्या लिखा है साइन आर, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू RHS में दिख रहा है आपको, RHS में ये है यहाँ पर RHS ये और यहाँ पर RHS ये है, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा V1t अपॉन बी बी डैश, डिवाइड लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास V2t अपॉन बी बी डैश, तो RHS को RHS से डिवाइड कर दिया गया यहाँ पर और LHS को LHS से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको तो यहाँ पर तो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से यहाँ पर इस वाले पार्ट को तो हम ऐसे कॉपी कर दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास V1t अपॉन बी बी डैश, यहाँ पर लगा हुआ है आपका डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर उल्टा हो जाता है, नीचे वाला कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हमारे पास, देखिए कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, बी बी डैश कैंसिल आउट, टी से भी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ऊपर V1 नीचे बचेगा V2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास V1 अपॉन V2, ये हमारा आंसर आ चुका। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे करते जा रहा हूँ। इसके बाद से यहाँ पर करूँगा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखिए V1 यहाँ पर क्या है, पहले वाले मीडियम में वेव या लाइट की वेलोसिटी
v2 यहाँ पर क्या है, दूसरे वाले मीडिया में वेव या लाइट की वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग v1/v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ दिखा देंगे वेयर म्यू यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पूरा हमारा प्रूफ करने को आता है, और यहाँ पर लिख देंगे दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी पर हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन का लॉ, या फिर और स्नेल्स लॉ। तो ये पूरा कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करना, अच्छे से इसको लिख के पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है ना। डायग्राम देखिए इसका बहुत ही मेन है, डायग्राम को समझ के लेंगे, अगर आप समझ के बनाएंगे तो या बाकी सब कंपाउंड्स आपको आराम से आ जाएंगे। ये एग्जाम में जरूर आता है। तो देखिए हाइगेंस के दोनों आपके रूल यहाँ पर करा दिए गए हैं, रिफ्लेक्शन का लॉ और रिफ्रैक्शन का लॉ। इसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।